हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गुप्ता ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सीरीज में मैं बताऊंगा कि डेटा टेबल में फिल्टर कैसे लगाएंगे। या तो इनपुट फील्ड फिल्टर हो गया या सेलेक्ट फील्ड फिल्टर हो गया। तो इसको लगाने के लिए ये कैसे काम कर रहा है वो पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके कोडिंग लेवल पे चलेंगे और एक एक करके कोड हम देखेंगे। इससे इस ट्यूटोरियल सीरीज का वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है, जिसपे 6 वीडियो बने हुए हैं, जो आप देख सकते हैं इससे पहले कि ये पूरा डिजाइन कैसे बना। लेकिन अब इस डिजाइन की बात करेंगे, जो हमारे सिलेक्ट बॉक्स है उसको हमने कैसे ऐड किया है वो आज बात करेंगे। ये इस पर देख लीजिए, सीरियल नंबर पर अगर हम 3 करते हैं तो 3 सीरियल नंबर को दिखाता है। उसी प्रकार सिलेक्ट बॉक्स है एंड उसी प्रकार टेक्स्ट बॉक्स है। तो आप जिसको हटाना, इसमें से कोई कॉलम में से सर्च फिल्टर हटाना चाहें तो वो भी हटा सकते हैं इस कोड के थ्रू। तो चलिए हम चलते हैं कोड की तरफ। ये है हमारे कोड, जिसमें एप्लीकेशन के अंदर हम सारे अपने कोड को रखे हुए हैं। जिसमें व्यूज के अंदर मैंने एक फाइल बनाया था index.php, जिसके अंदर ये सारे काम हो रखे हैं। और अपलोड image.php है, जो कि ये दूसरे ट्यूटोरियल सीरीज का है, जिसमें हम अपलोड करने के तरीके बताएं। दूसरा है मेरा कंट्रोलर है mycontroller.php, जिसे हम डिफॉल्ट लोड किए हैं राउट में। जैसे कन्फिग में जाते हैं, हम राउट्स में जाते हैं। राउट्स में आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट कंट्रोलर में माई कंट्रोलर लोड हुआ है। यानी कि अगर हम यहाँ पर माई कंट्रोलर ना भी लिखे तो भी हमारा ये पेज लोड हो जाएगा, अगर लिखें तो भी लोड होगा। तो माई कंट्रोलर में हमने इंडेक्स में लोड किया था index.php को। और बाद बाकी क्रिएट करने के लिए क्रिएट एपीआई बनाया था, गेट करने के लिए फेच डेटा बनाया था, और एडिट के लिए एडिट एपीआई बनाया था, और डिलीट के लिए। तो आज हम एपीआई की बात नहीं करेंगे, हम आज केवल डेटा टेबल यानी कि व्यू की बात करेंगे। तो कंट्रोलर से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर आपने कंट्रोलर वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को देख। आज हम चलेंगे index.php में और इसमें हम डेटा टेबल का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि अभी अगर हम ये इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ से हट चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार पहले के वीडियो में था। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे डेटा टेबल सर्च फिल्टर। तो सबसे नीचे चलते हैं हम, और डेटा टेबल कहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पे ये देख लेते हैं। ये सबमिट फंक्शन है, ये सबमिट है, यहाँ पे आपका डेटा टेबल लगा हुआ है। तो इसको हम थोड़े से चेंज करेंगे। पहले ये मैसेज डिलीट कर देते हैं। ये थोड़े से हम तरीके चेंज करेंगे, जिससे हमें बार बार कॉल करने में ईजी हो। तो हम इसको कट करेंगे यहाँ से और एक नया फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन लोड डेटा टेबल एजेक्ट। अब इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो डेटा टेबल का सारा कार्य परफॉर्म होगा। तब अब हमें, अगर हम इसको अभी कॉल नहीं करते हैं तो ये देख सकते हैं कि डेटा टेबल यहाँ इनिशियलाइज नहीं हुआ और ना ही डेटा लोड हुआ। तो हम इसको कॉल करेंगे, जैसे ही पेज लोड हो जाता है कंप्लीट तो हम इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे रीलोड होने लगा। अब हम जितने भी कार्य करेंगे इस डेटा टेबल के अंदर करेंगे। अब इतना इस पार्ट को हमने बता दिया था कि एजेक्स से हम डेटा ला रहे हैं। अब हम इसके अंदर init complete एक मेथड यूज करेंगे। init complete फंक्शन को हम यूज करेंगे। अब init complete के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो अब बताता हूँ, ये फंक्शन हम बना दिया सॉरी। init complete क्या होगा कि जब डेटा टेबल कंप्लीट इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी कि डेटा टेबल पूरा रेंडर हो जाएंगे, उसके बाद ये फंक्शन काम करेगा। तो चलिए हम देखते हैं एक अलर्ट करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा टेबल इनिशियलाइज हुआ। अलर्ट क्या होता है कि अलर्ट सबसे पहले काम कर जाता है। अगर दूसरा console.log या इत्यादि कुछ रहते हैं तो ये लोड होने के बाद काम करते हैं। ये भी लोड होने के बाद ही काम कर रहा है, लेकिन अलर्ट सबसे पहले दिख जाते हैं। तो अलर्ट दिख जा रहे हैं, तो अब यानी कि ये काम सही कर रहा है फंक्शन मेरा। अब इस फंक्शन के अंदर हम कुछ वर्क करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसमें डिक्लेरेशन इनिशियलाइज करेंगे कुछ वेरिएबल में, कुछ वैल्यू को और एरे को। तो हमने क्या किया कि नोट अप्लाई फिल्टर ऑन कॉलम एक वेरिएबल लिया, जिसको एरे टाइप डिफाइन किया। इनपुट फिल्टर ऑन कॉलम लिया, जिसको एरे टाइप डिफाइन किया। अभी एम्प्टी हम रहने देते हैं। और शो फिल्टर बॉक्स है, जो कि हमने अभी बिफोर हेडिंग सेट किया है। इसमें 2 वैल्यू हम रख सकते हैं, या तो बिफोर हेडिंग या आफ्टर हेडिंग। बिफोर हेडिंग और आफ्टर हेडिंग हम क्यों ले रहे हैं, तो अगर नीचे हेडिंग के नीचे दिखाना है आपको सेलेक्ट फिल्टर या कोई भी फिल्टर, तो हम आफ्टर हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऊपर दिखाना है तो बिफोर हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ए कॉन्फ़िगरेशन टाइप। अब हम चलते हैं नीचे और हम अब एक ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपका फिल्टर शो हो रहा है, तो दोबारा वो फिल्टर शो ना हो उसके लिए हम कोड लिखेंगे रिमूव का। तो हमने रिमूव का कोड लिखा, जीटीपी एक क्लास लगाया है मैंने, जो कि आगे पता चलेगा कि कहाँ से क्लास हमने पिकअप किया है, और उसको रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद
अब हम क्या करेंगे कि ऐड करने की काम करेंगे। अगर ये होगा तो रिमूव कर देगा, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है नहीं वर्क करेगा, ये इसके आगे वाले काम होंगे। टी हेड सेकेंड रो एक वेरिएबल बनाया मैंने जिसके अंदर टीआर मैंने डिफाइन किया, टीआर टैग बनाया और उसके अंदर क्लास लिया जीटीपी डीटी फिल्टर रो। इस टीआर का नाम देंगे, जैसे हम यहाँ पर सपोज कर लीजिए यहाँ पर फिल्टर होता तो ये कंप्लीट एक टीआर होता है जिसके अंदर फिल्टर होगा, तो उस टीआर का नाम हमने दे दिया क्लास जीटीपी डीटी फिल्टर रो। इस टीआर का क्लास लेगा। अब इसी क्लास को हम रिमूव करने की बात कर रहे थे ऊपर में कि अगर ये क्लास पहले से होगा कहीं पर तो वो रिमूव कर देना और फिर एक क्रिएट करना। अब हम चलते हैं, एक क्रिएट करेंगे हम दिस डॉट फाइंड, हमने एक लाइन लिखा दिस डॉट फाइंड टी हेड टी आर टी एच ईच फंक्शन। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस फंक्शन को ताकि हम दिखा सकें आपको। और ये लाइन, ये 4 लाइन है मेरे। अब इसमें क्या है कि मैंने क्या किया, दिस डॉट फाइंड, दिस मतलब हो गया कि ये जो डेटा टेबल चल रहा है इसके अंदर फाइंड करो टी हेड और टी हेड के अंदर फाइंड करो टी आर और टी आर के अंदर फाइंड करो टी एच। अब ये हम क्यों हमने किया कि अगर हमें तो अभी मालूम नहीं है कि कितने हेडिंग हो सकते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 दिख रहे हैं, दैट मीन्स 5 कॉलम्स दिख रहे हैं, लेकिन मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, तो वो हमने डायनेमिक बनाया है ताकि ऑटोमेटिक ये पिक करे। तो हमने यहाँ लिखा है दिस, यानी कि इस टेबल के अंदर फाइंड करो टी हेड के अंदर टी आर के अंदर टी एच। टी हेड इसमें जो हम जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ टी हेड है, टी हेड के अंदर टी आर है और टी आर के अंदर टी एच है। तो हमें कितने टी एच मिलेंगे, 1 2 3 4 5 टी एच मिलेंगे हमें। तो हम यहाँ पर इच चलाएंगे, इच लूप चलाएंगे jQuery का, जो कि क्या करेगा कि इच लूप चला के हमें इसका वेरिएबल वैल्यू देते जाएगा कि हमारे पास कितना टीएच लगा हुआ है और उसमें क्या क्या स्टोर है। तो हमने इंडेक्स रखा है उसका कि कौन से, जैसे ये 0 से स्टार्ट होता है तो हमने इंडेक्स रखा है कुछ क्लास में ऐड करने के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर सपोज ऊपर देखिए लाइन नंबर 151 में टी हेड सेकेंड रो लिया था जिसमें हमने वेरिएबल में असाइन किया था एक टीआर टैग। अब उसमें हम अपेंड करेंगे प्लस इक्वल्स टू से, यानी कि कंकैट करेंगे टीडी, एक टीडी करते जाएंगे, मतलब हम कॉलम अब बनाएंगे। तो कॉलम हम बना रहे हैं, अभी खाली बना रहे हैं हम कॉलम, जैसे हम कट करके इसको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप टीडी खाली बन रहा है एक, और उसमें हमने एक ऐड कर दिया है क्लास ऐड किया है जीटीपी, एक अपना कस्टम क्लास बनाया है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन आपको अपने हिसाब से फंक्शन को कस्टमाइज करना होगा। अब इसको जब मान लेते हैं लूप चल के ये टीडी ऐड हो गया तो हम टीआर को भी बंद भी करेंगे उस HTML में। अब हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम अपेंड करेंगे टी हेड के बाद। अब हम अपेंड करने का काम करेंगे, लेकिन अपेंड करने से पहले हम क्या करेंगे कि एक फिल्टर यहाँ हमने लगाया है जो कि फिल्टर हम अप्लाई करेंगे। तो सपोज जैसे हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ शो फिल्टर बॉक्स, यानी कि ये वेरिएबल इक्वल टू अगर बिफोर हेडिंग है तो कुछ और वर्क परफॉर्म करना, यानी कि प्रीपेंड का वर्क परफॉर्म करेंगे हम। और जब इल्स का कंडीशन लगाएंगे हम कि अगर आफ्टर हेडिंग है तो कुछ और काम करना। तो अब हम चलते हैं इफ कंडीशन के फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं अपेंड का प्रीपेंड करते हैं। अब प्रीपेंड क्या करता है, अब हमने सेम एज इट इज यही किया कि दिस इस डेटा टेबल में फाइंड करो टी हेड, और टी हेड में सबसे पहले प्रीपेंड कर दो इस जो HTML टैग हमारा बना हुआ था यहाँ इस वेरिएबल में, उसको प्रीपेंड कर दो। अब प्रीपेंड का मतलब क्या होता है हम चलिए बताते हैं आपको। प्रीपेंड एक jQuery का फंक्शन है जो कि डेटा टेबल, जो कि HTML के डॉम में, यानी कि इस एलिमेंट में, उसको उस एलिमेंट के जस्ट बाद ऐड करने का काम करता है। ये जस्ट अपेंड के जैसे काम करता है। अपेंड करता क्या था कि वो लास्ट में ऐड करता है, जैसे सपोज टी हेड के अंदर कुछ और एलिमेंट है तो वो यहाँ पे ऐड करता, ना कि यहाँ पे। तो हमें प्रीपेंड करना है। प्रीपेंड मतलब टी हेड की जस्ट बाद करो, यानी कि टी हेड के अंदर कुछ भी एलिमेंट हो, कुछ भी टैग हो, उसके जस्ट पहले करो। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया कि बिफोर हेडिंग है तो प्रीपेंड करो, अदरवाइज हम अपेंड करेंगे। अदरवाइज इंसर्ट आफ्टर कर दिया हमने, अपेंड ना करके इंसर्ट आफ्टर कर दिया इस टी हेड को। तो अब इंसर्ट आफ्टर का फंक्शन आप देख सकते हैं कैसे काम करता है। इंसर्ट आफ्टर काम करता है कि इसमें हम HTML टैग पास करते हैं जो कि हमने बनाया था यहाँ, और इंसर्ट आफ्टर और फाइंड कीजिए कि कहाँ पर आपको इंसर्ट करना है। तो हमने टी हेड के TR के बाद इंसर्ट कर दिया। तो अगर अभी तक हम देखें तो अभी तक हमारा क्या होगा वो देखते हैं। एक टी हेड ऐड हो गया होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐड हो चुका है, राइट। 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ है 5 तक। अब हमने यहाँ पे बिफोर हेडिंग था, अब हम अगर आफ्टर हेडिंग कर दें तो आफ्टर हेडिंग में मिलेगा आपको। ये यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में ऐड हुआ है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। अब आफ्टर हेडिंग करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, देख सकते हैं यहाँ नीचे ऐड हो गया। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट।
अब हम चलते हैं आगे प्रोसेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि डेटा टेबल का एक फंक्शन है जो कि प्रत्येक कॉलम को रीड करता है, उसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके हम क्लोज कर लेते हैं और इसके अंदर अब हम काम करेंगे। दिस एपीआई करेगा कि एपीआई एक फंक्शन है डेटा टेबल का जो कि कॉलम मतलब डेटा टेबल के इनिशियलाइजेशन के बाद उसके डॉम एलिमेंट को रीड करने का काम करता है। और डॉट कॉलम्स है, इसके बारे में आप डिटेल में डेटा टेबल के डिफिनेशन पढ़ सकते हैं। कॉलम्स है कि प्रत्येक कॉलम को गेट करेगा और एवरी यहाँ पर लूप चला दिए हम डेटा टेबल का ताकि प्रत्येक कॉलम को रीड करते जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर रहे हैं कि एक कंपैरिजन के लिए हम कॉलम रख लेते हैं और उसमें दिस को असाइन कर देते हैं। जो भी डेटा दिस में आ रहा है उसको कॉलम में रख लो ताकि हम आगे कंपेयर कर सकें कुछ। अब इसके बाद अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे कि इनपुट फील्ड लगाने हैं हमें या हमें सेलेक्ट फील्ड लगाने हैं। तो उसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं कुछ इस प्रकार। तो चलिए हम इस साइड का ये जो है पैनल बंद कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से बड़े में दिख सके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, एक कंडीशन लगाया है। अब इसको कंडीशन को क्लोज करेंगे। अब एल्स इफ भी लगाएंगे, यानी कि अब ये तो हमारा था कंडीशन ऊपर इनपुट फिल्टर के लिए और नीचे हम लगाएंगे सिलेक्ट फिल्टर के लिए। तो सिलेक्ट फिल्टर में भी लगाते हैं हम ये फंक्शन। अब हमने क्या किया है कि इनपुट फिल्टर ऑन कॉलम, ये जो वेरिएबल आपने यहाँ पे लिखा है ये एरे है। एरे में फाइंड किया इंडेक्स ऑफ से कि क्या जो हम इंडेक्स देंगे, यानी कि जैसे 1 2 3 जो भी हम दें इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, जैसे सपोज अभी हम यहाँ पर लिखते हैं इंडेक्स, इसमें आएगा इंडेक्स में 0 1 2 3 4 क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। तो हम चेक करेंगे कि क्या उसमें एग्जिस्ट कर रहा है इस वेरिएबल में। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब इनपुट फिल्टर लगाओ उस पर, लेकिन उसके साथ साथ चेक करो कि नॉट अप्लाई फिल्टर, यानी कि उस पर फिल्टर हमें लगाना है या नहीं लगाना है। अगर नहीं लगाना है तो उसका वैल्यू, यानी कि नो अप्लाई फिल्टर में जो भी यहाँ डाल देंगे, सपोज हम यहाँ 2 डाल देते हैं तो चेक करेगा इस एरे में इंडेक्स ऑफ 2, यानी अगर हमारे पास यहाँ 2 है तो चेक करेगा 2 है तो हाँ 2 है। कौन से इंडेक्स पे है, तो ये 0 इंडेक्स पे है क्योंकि हमेशा एरे 0 स्टार्ट होता है। तो ये कहेगा कि 0 है, यानी कि इसको ये वर्क नहीं करेगा, लेस देन 0 हो जाएगा। कंडीशन है यहाँ पे लेस देन 0, लेकिन ये हमें वैल्यू को क्या देगा 0, तो ये कंडीशन वर्क नहीं करेगा, यानी कि ये कंडीशन में नहीं आएगा। फिर वही सेम कंडीशन हमने इसमें भी लगाया, इसमें भी नहीं आएगा। यानी कि हमने इसमें दिया है कि नो अप्लाई फिल्टर ऑन कॉलम, अगर ये रहेगा तो उस पर कोई भी तरह का फिल्टर मत लगाना। अब इसके अंदर हम कार्य करेंगे अपना। अब इसमें हम कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे कोड को जो कि हमने डेटा टेबल से लिया है। अब इसमें हम कुछ इस प्रकार से कोड को कॉपी किया है और पेस्ट किया है। अब क्या हमने किया है वो बता देते हैं एक्चुअली। अब हमने सबसे पहले किया है tdgtp, यानी कि td के अंदर जो क्लास होगा gtp dt select filter dash जो हमने यहाँ पर बनाया था, इस क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे प्लस इंडेक्स, यानी कि 0 1 2। तो ये क्लास कुछ इस प्रकार से जाएगा। अगर हम इसको हटाकर दिखाएं यहाँ पे ऐसे जाएगा 1 2 ऐसे बनते जाएगा, इसलिए हमने डायनेमिक बनाया है ताकि हर कॉलम को रीड करे। उसमें HTML ऐड करो। अगर हमने जैसे बोला कि इनपुट फिल्टर अगर अप्लाई होगा तो हम इनपुट बॉक्स एक लगा देंगे वहाँ पे, और यहाँ पे एक क्लास दे दिया है हमने, ये कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन उस हिसाब से कस्टमाइज करने होंगे आपको। तो ये हमने कर दिया। अब जैसे देखते हैं ये कोड हटा देते हैं थोड़ा देर। अब जैसे ये लाइन क्या करेगा, अब हम चलते हैं इनपुट फिल्टर की तरफ। तो इनपुट फिल्टर में हम लगा देते हैं सपोज 1 यहाँ पे, तो 1 पर दिखाने लगेगा इनपुट फिल्टर। देख लीजिए 0 1 2 3 4 यहाँ पर 0 पर दिखाने लगा। अभी काम नहीं करेगा ये क्योंकि इसके लिए हमें कोड लगाने होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ये है हमारा कोड। अब हमने क्या किया है कि इनपुट फिल्टर जो हमारा ये क्लास है, यानी कि ये क्लास जो हमने लगाया है, तो टीडी के अंदर इनपुट होगा, इनपुट के अंदर ये क्लास होगा। उस पर जब भी कुछ प्रकार का चेंज हो, यानी की अप हो, कुछ लिखें या चेंज हो या क्लियर हो, खाली कर दें या कुछ चेंज करें, तो ये हमारा सर्च फंक्शन चलना और टेबल को रीड्रॉ करना। इतना मैंने डेटा टेबल से उठाया है। यहाँ पे हमारा फिल्टर इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि हमने पेज को रिफ्रेश नहीं किया था। तो हम जैसे पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, देख सकते हैं आपको फिल्टर काम करने लगा, राइट। इनपुट फिल्टर का हमने लगा लिया, लेकिन अब हमें सिलेक्ट फिल्टर लगाने हैं। तो सिलेक्ट फिल्टर के लिए, ये तो हमने इनपुट फिल्टर के लिए कंडीशन लगाया था, अब नीचे हम सिलेक्ट फिल्टर के लिए कंडीशन लगाएंगे। तो सिलेक्ट फिल्टर के लिए ही कुछ इस प्रकार ही कंडीशन रहेगा। इसमें सिलेक्ट फिल्टर के लिए हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे ला लेते हैं
ये जो हमने कोड कॉपी किया है, ये डेटा टेबल की कोड कॉपी किया है जो कि हमें फिल्टर के लिए मिला था। तो आप डेटा टेबल के फिल्टर पर जा सकते हैं। जैसे हम सर्च करते हैं डेटा टेबल सेलेक्ट बॉक्स फिल्टर, आप देख सकते हैं कॉलम फिल्टरिंग विथ, ये है सेलेक्ट, इसने फुटर में लगा के दिया है। तो आप फुटर वाले कोड उठा सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया है और कुछ चेंजेस किए हैं। ये कोड आप ये भी ऐड करेंगे अभी आगे हम। ये कोड सेम एज कॉपी किया है और कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। तो इसमें हमने क्या किया है वो समझाते हैं। सेलेक्ट एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने HTML टैग को ऐड किया। यहाँ तक केवल ऐड हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि इसी में ये क्या कर दिया है यहाँ पे कि ऑन चेंज, अगर इसमें कोई भी चेंज होते हैं तो वो डेटा टेबल का रिजेक्ट ऑपरेशन यूज करके इसको फिल्टर करो और कॉलम सर्च फंक्शन को कॉल करो और रीड्रॉ करो। रीड्रॉ मतलब ड्रा करो, ड्रॉ मतलब होता है कि ये जो टेबल है ये रीड्रॉ करो। अगर मान लीजिए हम कुछ यहाँ सर्च करते हैं तो उस हिसाब से कॉलम को फिर से पेंट करो, यानी कि डाउन में एक्सक्लूड करो। यहाँ तक तो था मेरा ड्रॉ का, ये जो कि हमने डेटा टेबल से उठाया था सिलेक्ट बनाने का। अब यहाँ पर सिलेक्ट हमने बनाया है ऑप्शन वैल्यू, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ दिखेगा, हम दिखाएंगे क्या है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसको इंडेक्स में ऐड कर दो। HTML आपको अगर जावास्क्रिप्ट आती होगी या jQuery आती होगी तो ये पता होगा कि .html हम क्यों यूज करते हैं। इसमें हमें HTML टैग मिल रहा है जो कि हम HTML कर दे रहे हैं इस TD के अंदर, यानी कि इस TD के अंदर दिखा देता हूं मैं। इस TD के अंदर इस क्लास पर पहला बार चलेगा तो इस क्लास पर TD इंडेक्स हमने डायनेमिक बनाया है क्लास, तो हमने बोले हैं कि उस क्लास पर जाके HTML कर दो। अब नेक्स्ट हम करेंगे, तो अब हम करेंगे कि कंट्रोल जो हमने दिखाया था ये है लास्ट कॉलम जो कि हमने यहाँ से ही कॉपी किया है। ये काम करता है सॉर्ट करने का। और अब ये क्या करेगा कि हर कॉलम को चलाएगा, हर कॉलम के यूनिक वैल्यू को लाएगा। जैसे कॉलम के डेटा फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। डेटा फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो ये एजेक्स में डेटा मिल रहा है या डेटा टेबल में उसको जो डेटा है अभी, उसमें से यूनिक पहले फाइंड करेगा, उसके बाद उसको सॉर्ट करेगा और सॉर्ट करके लूप चलाएगा। लूप चलाने के बाद इस सेलेक्ट में जो यहाँ पे हमने ऐड किया था, यानी कि ये सेलेक्ट वेरिएबल जो बना था, ये इसमें अपेंड करते जाएगा ऑप्शन को वैल्यू के साथ और टेक्स्ट के साथ। अब इतना से क्या फर्क पड़ता है अब हम देख, ये हम इस जावास्क्रिप्ट पर सॉरी पेज पर आ गए हैं ब्राउजर के। अब रिफ्रेश करेंगे, लेकिन सिलेक्ट बॉक्स यहाँ नहीं दिख रहा। अब सिलेक्ट बॉक्स नहीं दिख रहा, उसका क्या रीजन हो सकता है? तो मुझे लगता है कुछ कंडीशन में गलत है। चलिए कंडीशन वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे कुछ ओके, मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश सेव नहीं किया था और रिफ्रेश कर दिया था, जिसके कारण मुझे इशू आ रहे थे। आप देख सकते हैं सेम कोड है, TD के ऊपर हमने HTML लगाया था और कॉलम डेटा को ऐड करके डेटा लगाया था। जिसके बाद मैं जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ देख सकते हैं आप आ गया, लेकिन मैसेज पे क्यों नहीं दिख रहा अब? तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए आप लगाया हुआ है कि नोट अप्लाई फिल्टर ऑन दूसरे कॉलम पे, वो 0 1 2 दूसरे कॉलम पे नहीं लगेगा किसी भी प्रकार का फिल्टर। अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट फिल्टर आ जाएगा। अब ये हम कैसे जानेंगे कि यहाँ सेलेक्ट आएगा कि इनपुट? तो यहाँ पर मैंने दिया है इनपुट फिल्टर 1, यानी कि इनपुट फिल्टर केवल 1 पर लगाना, 2 भी दे देंगे, 3, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 पर इनपुट फिल्टर आ गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि किसी लास्ट वाले पे, जैसे अब सपोज कीजिए कि मेरे इस कॉलम पे तो फिल्टर होने नहीं चाहिए, एडिट डिलीट है ऑप्शन, तो इस पे मैं लगाऊंगा 4 पर, यहाँ से फिल्टर हट गए। सीरियल नंबर पे भी फिल्टर नहीं होने चाहिए आई थिंक। अगर सीरियल नंबर पर होगा तो हम इनपुट फील्ड दे देते हैं, तो 0 पर लेते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सीरियल नंबर अगर हम 5 एंटर करते हैं 5 हो रहा है। अब इसके बाद हम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे आफ्टर हेडिंग था, अब हमने कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि बिफोर हेडिंग कर देंगे, तो बिफोर हेडिंग में ऊपर देखिए ये चला गया जस्ट एक लाइन की कोड चेंजेस से। अब लेकिन अब कुछ इशू आएंगे, आफ्टर हेडिंग अभी रहने देते हैं। अब कुछ इशू आएंगे, जैसे देख सकते हैं आप नेम में क्या है, 4th न्यू रिपोर्ट 3rd, अब इसमें 5 नहीं है, लेकिन अगर हम 5 ऐड करते हैं तो क्या होगा? सपोज 5 टेस्ट 40, इसमें 5 नहीं ऐड हुआ, इसको ऐड करने के लिए क्या रीजन होगा? तो अब उसी के लिए हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर रखा था डेटा टेबल को, जो कि अब इस वीडियो में हमने हटाया और एक फंक्शन के अंदर रखा। अब इस फंक्शन को हम हमेशा कॉल करेंगे, यहाँ रिलोड काम नहीं करेंगे, क्योंकि रिलोड API को या इनिट कंप्लीट को एक ही बार इनिशियलाइज करता है, इसलिए रिलोड का काम नहीं करेंगे। रिलोड को जहाँ जहाँ है हटा देंगे हम। तो रिलोड हमारा था ये ऐड में, यहाँ सबमिट देख सकते हैं, एडिट में
एडिट के फंक्शन में भी है और डिलीट के फंक्शन में था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये एक इशू देगा। इशू क्या होगा चलिए देखते हैं। 6 अभी नहीं होगा उसमें, टेस्ट 44 इशू देखिए आ गया, इशू डेटा टेबल वार्निंग। तो इसके लिए हमें चलना होगा डेटा टेबल में और कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे डेटा टेबल के इनिशियलाइजेशन के बाद अब हम करते हैं बी डिस्ट्रॉय ट्रू। ये करेगा कि अगर होगा डेटा टेबल इनिशियलाइज वाले से तो उसको इस पर्टिकुलर आईडी के लिए अगर होगा इनिशियलाइज तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो और फिर री इनिशियलाइज करो। अब हम चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पर 6 तो आ ही रहा है, लेकिन अब 7 एक ऐड करते हैं, देखते हैं आ रहा है या नहीं। 7 टेस्ट सक्सेसफुली इंसर्टेड। सॉरी, यहाँ पे बी डिस्ट्रॉय का डी कैप्स होगा, जो कि मैंने डेटा टेबल में देखा, तो बी डिस्ट्रॉय का डी कैप्स था। अब रिफ्रेश करते हैं, अब हम 8 करते हैं या फिर अब नंबर कुछ डाल देते हैं नेम में और यहाँ टेस्ट यहाँ कुछ। अब आप देख सकते हैं रिफ्रेश हुआ, अब नंबर आया कहाँ, नहीं आया क्योंकि सेकेंड पेज पे चला गया। यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सारे लिस्ट होंगे, चाहे आप फर्स्ट पेज पे रहें सेकेंड पेज पे रहें। अगर हम रिफ्रेश कर दें फिर भी आएगा ये। अब हम चलिए डिलीट करते हैं कुछ, ताकि हम अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करके देख सकें। सपोज हम 5 को डिलीट कर देते हैं, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, 5 हट गया यहाँ से, 5 नहीं है, केवल 4 बचा हुआ। ठीक उसी प्रकार एडिट करेंगे तो एडिट का काम होगा। Thank you for watching this video. Please subscribe my YouTube channel. Bye bye.